आज के इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर हर परीक्षा में, मतलब पिछले साल की परीक्षा में आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इनका सिद्धांत को अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट कर सकूँ। एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी छात्र नए हैं, मैंने ऑलरेडी 9 वीडियो जो कि आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने करा दिया है। यदि आपके पास समय होगा तो वो 9 वीडियो आप परीक्षा से पहले जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे सिद्धांत को समझते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के भी मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या इनका नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे नैतिकता वर्ड आया, क्या होता है नैतिकता, इसी पर पूरा का पूरा सिद्धांत है। नैतिकता की इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, इसका मतलब होता है मोरालिटी। वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है? जो नियम के अकॉर्डिंग हो, जो सही हो। वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी क्वालिटी जिसमें हम लोग को ये जजमेंट कर पाएँ कि हाँ ये सही है, ये गलत है, उसी को नैतिकता यहाँ पर कहा जाता है। एक स्टोरी यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम लोग, हिंज की कहानी। ठीक है, ये हिंज की कहानी क्या है आगे मैं डिस्कस करूँगा। एक कहानी है, यहाँ पर वो नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नैतिक दुविधा को समझना है कि नैतिक दुविधा क्या होती है। मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। अब यहाँ पे हिंज की स्टोरी देखिए। हिंज सपोज लीजिए एक आदमी है, अगर उसके पास ऐसी कंडीशन है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसकी बीवी बहुत बीमार है। ठीक है, उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, वो चोरी करेगा। अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी बेबी मर जाएगी। तो यहाँ पर हिंज वो कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको यहाँ पर नैतिक दुविधा हो जाती है। हिंज सोचता है कि अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बेबी मर जाएगी। यहाँ पर ये जो इसके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है, जो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसके मन में 2 ख्याल आ रहे हैं, तो यही जो दुविधा है वही नैतिक दुविधा होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत के बारे में किसी एक को चुना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। ठीक है, यही नैतिक तर्कना कहते हैं। मतलब आपके पास 2 सिचुएशन है, एक आपके पास सही है और एक गलत है। तो आपने जिस डिसीजन को लिया वो डिसीजन लेने की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी? नैतिक तर्कना कहलाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल बताए हैं? 3। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल। इसकी उम्र की बात करें तो 4 से 10 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, यहाँ पे कोहलबर्ग ने यहाँ पे नैतिक सिद्धांत के बारे में 3 लेवल बताया। पहले लेवल में कर रहे हैं कि बच्चा जब 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है तो सही गलत के बारे में जजमेंट नहीं कर पाता है। वो इस चीज़ के बारे में नैतिक तर्कता को लेकर दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार चलता है, उन्हीं पर डिपेंड रहता है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट, इसमें बच्चे की नैतिक सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, पहले कंडीशन। बच्चे कैसे सोचते हैं? अगर देखिए हिंज एक बच्चा है, वो सोचता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगा। दूसरा यहाँ पे है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद भी करेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेंसिल तोड़ दिया। ये यहाँ पे साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता का एग्जाम्पल है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पे लेवल को समझते हैं। इन्होंने यहाँ बतलाया था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्तर। ये जो है 10 से 13 वर्ष के तक रहता है। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे लोगों के मानकों को
अपने अंदर समावेशित करते हैं तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेते हैं। पहला में क्या होता था कि बच्चे यहाँ पर निर्णय लेने में, सही डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होते थे, मतलब वे लोग यहाँ पर नैतिक जो डिसीजन था वो नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे दूसरे के डिसीजन को अपने अंदर समावेशित कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सही गलत का डिसीजन लेते हैं। पहले में समावेशित नहीं कर पाते थे। इसके भी दो भाग हैं, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड, यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर भाग है जो अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। और दूसरा कह रहा है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए किसी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर वो जो बच्चा है वो क्या करेगा, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रहने की भावना को विकसित करेगा, क्योंकि सामाजिक इस तरीके के जो रूल्स है उसके गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से किसी के पिताजी का देहांत हो गया तो उसके माइंड पर इस तरीके की चीज़ें चलती है और वो क्या करेगा, बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को डेवलप करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए तीसरी जो यहाँ पर नैतिकता का सिद्धांत है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 से वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं और ना कि दूसरे के समाज के लिए। सही गलत जो भी उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो सही डिसीजन गलत डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। और इसके भी दो अवस्थाएं बताई गई है। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ कर उसके पापा की जान बच सकती तो उसे तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर पहले कंडीशन कर रहा है कि इसमें बच्चे तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले सामाजिक उन्मुखता के अकॉर्डिंग लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मान लो किसी नियम को तोड़ देने से किसी की जान बच जानी चाहिए तो उस नियम को तोड़ दो। दूसरा यहाँ पर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदा के लिए नहीं बल्कि अपनी जान पर खेल जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। इसमें दूसरों के विचार से नहीं अपने ही डिसीजन लेंगे, लेकिन दूसरे के फ़ायदा के लिए वे अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ठीक है, दूसरे के फ़ायदा के लिए वे अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। यहाँ पर आपने दोनों सिद्धांत को समझ। अब एक बार फिर से हम लोग सिद्धांत को रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें सही तरीके से सेट हो जाए। देखिए, पहला सिद्धांत कर रहा था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता था कि बच्चा 4 से 10 वर्ष के बीच में रहता है। इस अवस्था में उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होता है और इस अवस्था में वो क्या करता है, दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, दूसरा जब यहाँ पर आया था दूसरा नैतिक सिद्धांत जो रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने से जो भी बड़े हैं उनके डिसीजन को अपने अंदर समावेशित करता है। ठीक है, और इसको भी दो भागों में बताया गया था। पहला बताया गया था कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे किसी के पिताजी के देहांत हो गया है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था को भावना के मन में विकसित करता है। और एक था उत्तर रूढ़िवाद और एक था आपका अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। अब यहाँ पर तीसरा जो रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत है, इसमें बच्चे डिसीजन खूब लेते हैं और वे 13 वर्ष से ऊपर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी दो कंडीशन है। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मान लो किसी नियम को तोड़ने से किसी की जान बच जाती है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए था। और दूसरा जो सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने जान पर खेल कर दूसरे की जान बचा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका सिद्धांत के बारे में भी आलोचना की गई है, उसको थोड़ा सा देखिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, उनके सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलियन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। ठीक है, पहला यहाँ पे आलोचना की गई थी। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। देखिए, हर के सिद्धांत में कुछ ना कुछ आलोचना की जाती है, तो आपको यहाँ पर भी ये ध्यान रखना होगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट और मिले तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।